ठीक है। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हूं लखनऊ के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल। हमारे साथ में हैं लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर वीरेंद्र यादव। इनसे हम जानकारी करेंगे कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को कैसे बचा जा सकता है और क्या इसके उपाय हैं। सर, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रामधारी जी। देखिए, डेंगू जो है समय समय पे देखते हैं आप बहुत तेज़ी से फैल जाता है, ख़ासतौर से जब बरसात होती है और बरसात के बाद की स्थिति में जब मच्छर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो मच्छर जो है एक होता है एडिस एजिप्टाई, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। उसके काटने से ये डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होता है। इसके बचाव के लिए इस समय प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके बचाव के लिए ये है कि सबसे पहले तो मच्छरों के काटने से बचा जाए, कि जैसे मच्छरदानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि मच्छरदानी लगा के रखिए। इसके अलावा बहुत सारे रिपेलेंट हैं, और आसपास जो है गंदगी ख़ास तौर से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए घर के आसपास या कॉलोनी में, जिससे कि मच्छर पले बढ़ें, और पानी तो बिल्कुल नहीं इकट्ठा होना चाहिए। तो इस तरह से जो है उससे बचाव कर सकते हैं आप डेंगू से। सर, जैसे अभी कई पेशेंट होते हैं और उनको डेंगू हो जाता है, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, तो उनको किस तरीके का बचाव करना चाहिए, चूँकि उनके लिए ज़्यादा खतरनाक होता है? हाँ, बचाव तो जो हमने बताया यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, वो तो सबको ही करना है। जी। लेकिन उनको इस बात के लिए भी केयरफुल रहना है कि अगर उनको डेंगू हुआ तो कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कॉम्प्लिकेशन में 2-3 तरह के डेंगू होता है, जैसे हेमरेजिक डेंगू होता है कि साहब कार्डियक पेशेंट है, इको एस्पिरिन ले रहा है। अब एस्पिरिन से प्लेटलेट फंक्शन वैसे ही खराब रहता है, जी। और प्लेटलेट थोड़ा भी कम हुई तो ब्लीड शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी, जैसे मान लीजिए कि आपका किडनी का पेशेंट है, तो इसमें जो डेंगू है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो उसमें पता चला पानी वैसे ही सीपेज होने लगता है, और किडनी का पेशेंट है तो बहुत आसानी से सीपेज हो जाएगा। तो इन लोगों से बहुत स्ट्रिक्टली अपना इलाज कराना चाहिए, और अंडर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरुआती दौर से ही लेना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि साहब 40,000 से प्लेटलेट नीचे जाएगी या 20,000 से नीचे जाएगी तभी एक्शन लेंगे। इन पे पहले एक्शन की ज़रूरत होती है। सर, जो महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं, तो उनको किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस तरीके का बचाव करना चाहिए? हाँ, प्रेगनेंसी चूँकि एक बायोलॉजिकल सेंसिटिव। जो सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बायोमेडिकल चेंजेज होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ 2 ज़िंदगियाँ जुड़ी रहती हैं। उसमें हाइपोटेंशन में जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब बच्चा पेट पे होता है तो हमारा जो डायने सर्कुलेशन होता है बॉडी का, वो हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होता है। और ऐसी स्थिति में अगर प्लेटलेट कम हुआ तो वो भी शॉक में जाने की संभावना और ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा। अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो गई, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई, तो बच्चे को जान को खतरा हो जाएगा और बच्चा एबॉर्ट हो सकता है, एक्सपेल हो सकता है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। सर, छोटे बच्चे जो 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चे हैं, उनको इस तरीके की चीज़ें होती हैं, चूँकि वो बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और उनको ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से देखना होता है और बड़ा केयरफुल होके देखना होता है। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किस तरीके के डॉक्टर का इलाज करें और किस तरीके के बचाव करें, उसके लिए थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से नियोनेट जो जी। 1 साल, 2 साल से नीचे वाले जी, हैं, जी। स्पेशली 5 साल के हाँ। नीचे वाले हैं, जी। वो सेंसिटिव होते हैं। 5 साल के बाद जो है वो उतना हाँ, मतलब ज़्यादा बताने डेंगू लगते हैं। इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है जी। उनको। लेकिन छोटे बच्चों को जैसे फिर बुखार आया और बहुत रो रहा है, और उसको वो रो रहा है का मतलब या दर्द बता रहा है बॉडी में, तो तुरंत उसकी जाँच कराना चाहिए, और जो पीडियाट्रिशियन हो, बच्चों की स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर हों, उनसे राय लेनी चाहिए, और बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों में हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी जो मॉर्टेलिटी है, मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है या बच्चों में जो डेथ रेट है, वो बहुत कम किया जाए। और चूँकि ये हमारे फ्यूचर होते हैं तो इन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, जैसे कहते हैं कि अभी गंदगी चारों तरफ फैली रहती है, और जिन लोगों को बीमारियां होती हैं, आपने बताया, तो क्या जो है ये जो हॉस्पिटल हैं सब जगह इलाज करा जा सकते हैं लोग, या फिर अलग अलग के डॉक्टर और अलग अलग चीज़ें होती हैं इसके लिए? नहीं, डॉक्टर तो यह है कि फिजिशियन होना चाहिए कम से कम, भाई एमबीबीएस और ईएमडी डॉक्टर होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये मेडिसिनल बीमारी है, मेडिसिन से ही ठीक किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेडिसिन वाले ठीक कर सकते हैं, अच्छे से इनको केयर कर सकते हैं।
हाँ, ये है कि जो मिस फैला है कि अरे प्लेटलेट इतना हो जाए तब, या गलत ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, या बेकार में डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो अप में रहिए, डॉक्टर खुद ही बताएगा कब भर्ती होने की ज़रूरत है, कब भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भई एडवाइस तो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से ही लेना चाहिए, चाहे वो आप जहाँ भी रहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, जो लोग कॉम्प्लिकेट होते हैं, बेसिकली जो बहुत सारी दवाइयाँ जो गलत शरीर में पहुँच जाती हैं, जैसे ब्रूफेन है, डिस्प्रिन है, डिक्लोफेनेक सोडियम है। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, प्लेटलेट के फंक्शन को ख़राब करती हैं और गैस्ट्राइटिस करती हैं पेट में। अब मान लीजिए जाके आपने मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा ले लिया, अब आपने तो ले लिया दवाई, आपको हो सकता है वक्ती आराम भी हुआ, लेकिन आपकी बॉडी में जो चेंजेज आते हैं, प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है, वो इतना डेंजरस होता है कि पता चला हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 20,000 प्लेटलेट होगी तब हम प्लेटलेट चढ़ाएँगे, और 50,000 पे ब्लीड शुरू हो गया। 50,000 प्लेटलेट है तभी बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो गई, उल्टी आने लगी खून की, लैट्रिन से खून आने लगा। वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है, वो आसान नहीं होता रिकवर करने में। तो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन इसी वजह से होता है जिसकी वजह से डेथ होती है, वरना डेंगू इतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि ये पैनिक होने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपके मीडिया के ज़रिए बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा या कहीं से खुद से लेके खा लेते हैं, ख़ासतौर से डिस्प्रिन और ब्रूफेन या पैरासीटामॉल और ब्रूफेन का कॉम्बिनेशन, इससे बिल्कुल दूर रहें। जैसे न्यूकॉक्सिया है, निमोसिलाइड है, इनसे बहुत दूर रहें, वरना तो भाई कॉम्प्लिकेशन होगा और कोई बचा नहीं पाएगा आपको। सर आपके हॉस्पिटल में भी मरीज आ रहे होंगे, इस मतलब कितने मरीज हैं और किस तरीके की ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, हमारे पेशेंट हैं हमारे पास, मैं इंतज़ार करता हूँ। 40,000 प्लेटलेट है, 30,000 तक आते-आते, फिर अगर हाई ग्रेड फ़ीवर है तो एडमिट करता हूँ, और उसके बाद 20,000 से नीचे आने लगता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ट्रांसफ्यूजन करता हूँ। वैसे ज़्यादातर पेशेंट को अगर मल्टीविटामिन्स या प्रॉपर हाइड्रेशन दिया जाए, और तो वो 20,000, 25,000, 30,000 पे ही रिकवर करके वापस चले जाने लगते हैं। तो ज़्यादातर रिकवर कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि मतलब डेथ वेथ की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर आपके यहाँ प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती है या कहीं बाहर से किया जाता है? हाँ, प्लेटलेट चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ आईएमए की ब्लड बैंक है, और केजीएमसी बगल में है हमारे, वहाँ ब्लड बैंक है। तो वहाँ के ब्लड बैंक से हम डोनेट करा करके ज़रूरत पड़ती है तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं। ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट जो पहले से ही हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ चल रहा है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियक पेशेंट है, रीनल पेशेंट हैं। ऐसे पेशेंट में पहले ही थोड़ा सा अलर्ट होकर के चढ़ा लेते हैं। और अगर यंग पेशेंट है और कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो उसको वेट करते हैं 20,000। 20,000 के नीचे आना लगता है तब, या कोई कॉम्प्लिकेशन दिखने लगे, जैसे चकत्ते पड़ने लगे शरीर पर, या लगता है कि मसूड़ों से खून आने लगा है, या उल्टी होने, खून की उल्टी आई है, तो फिर किसी भी जो भी काउंट हो प्लेटलेट की, उस पर प्लेटलेट चढ़ाने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिन्होंने बखूबी सारी चीज़ों को बताया और किस तरीके से बचाव करना चाहिए और किस तरीके से इसका ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके के डॉक्टर को एडवाइस लेनी चाहिए, और बिना एडवाइस के मेडिकल स्टोर से दवा लेना भी घातक होगा डेंगू में, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।